नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स, इसके चैप्टर 1 का पार्ट 3। हालांकि मैं ये कोशिश कर रहा था कि इसी पार्ट में मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दूं, लेकिन बात यह है कि ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिस है इस पूरी की पूरी बुक का, पूरी की पूरी फाउंडेशन है इस बुक की। इसलिए मैं इसको इस तरीके से नहीं बताना चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जो छूट रहा हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो जिसके छूटने पर या जिसको हल्के में ले लेने पर आपको आगे के मटेरियल को समझने में कोई प्रॉब्लम आए। इस वजह से एक पार्ट इसका और आएगा। अभी थर्ड पार्ट में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट अस सी। 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स में जो थर्ड पार्ट है इस पहले चैप्टर का, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, जो हम डिसाइड करते हैं। 7 बिलियन पीपल देयर आर ऑन द अर्थ, राइट? तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को, इस दुनिया के हर व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव्स को जो डिफाइन करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जिनसे वो इम्पैक्ट होते हैं। वो सारे ऑब्जेक्टिव्स, वो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनसे इम्पैक्टेड होते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो वो जो चार फैक्टर्स हैं जिनसे ये इम्पैक्टेड होते हैं, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब बात आती है उस तरफ जहां पर व्यक्ति किसी न किसी धर्म को फॉलो करता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बुक कोई धार्मिक बुक नहीं है। लेकिन अब आपने सोचा होगा कि मैं यहाँ पर धर्म की बात क्यों करने लगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात क्यों करने लगा। आप ये समझ जाइए कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका धर्म ना हो। यहाँ पर धर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा, किसी पूजा पद्धति, किसी उपासना पद्धति या क्या बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पर उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। हम कैसे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की ओर चलें, ये पूरी दुनिया मिलकर के, उसके ऊपर विचार किया गया है। ठीक है। लेकिन जब बात आती है धर्म की, तो दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका कोई धर्म ना हो। जो ये कहता है कि मैं धर्म को मानता ही नहीं हूं, जो ये कहता है कि मैं पूरी तरह नास्तिक हूं, नास्तिकता भी एक धर्म है। धर्म को ऐसे लोग लेते हैं जहां पे कोई पूजा पाठ या कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे जो है व्यक्ति अपने आप को किसी चीज से, किसी ऑब्जेक्ट से या फिर किसी लक्ष्य से जोड़ लेता है, जहां पर उस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहता है, इस वजह से वो पूजा पाठ करता है, राइट? लेकिन धर्म इतनी छोटी परिभाषा नहीं रखता। धर्म एक पद्धति है, जीवन पद्धति है। अलग अलग जीवन पद्धतियां अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म है इस दुनिया में, वो सब अलग अलग पद्धतियों के नाम होने की वजह से, एक डिस्टिंक्शन होने की वजह से, वो सब अलग अलग नामों से जानी जाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो केवल ये कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं सब कुछ विज्ञान को मानता हूं, उसका भी एक धर्म है। और उसका धर्म क्या है? विज्ञान। हर वो चीज जिसमें आपका विश्वास है, वो आपका धर्म है, वो आपकी पद्धति है। जहां पर भी पद्धति है, वहीं पर धर्म है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति इस संसार में ये ना समझे कि उसका कोई धर्म नहीं है। हर व्यक्ति का एक धर्म है। जो वामपंथी है, उसका धर्म है वामपंथ। जो कम्युनिस्ट है, उसका धर्म है कम्युनिज्म, राइट? जो सोशलिस्ट है, उसका धर्म है सोशलिज्म, राइट? जो पूजा पाठ करता है, हिंदू धर्म के हिसाब से चलता है, हिंदू धर्म की पद्धतियों को फॉलो करता है, वो हिंदू है। जो इस्लाम की पद्धतियों को फॉलो करता है, वो इस्लामिक है, मुसलमान है। ठीक है। उसी तरीके से जो सिखों की पद्धति को फॉलो करता है, वो सिख है। तो जो पद्धति होती है, अपने जीवन को जीने का जो ढंग होता है, अपने जीवन की जो मान्यताएं होती हैं, जिन मान्यताओं में हमारा दृढ़ विश्वास होता है, वो हमारा धर्म होती है। इसलिए कोई व्यक्ति ये कभी ना कहे कि हम धार्मिक नहीं है। हर व्यक्ति का एक धर्म है। जो व्यक्ति केवल विज्ञान में विश्वास रखता है, उसका धर्म विज्ञान है। तो आइए देखते हैं 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स में आज ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो कि धर्म आता है सबसे पहले। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार की बात की गई है। आज के इस वीडियो में हम धर्म पर बात करेंगे। कितने तरीके के धर्म हो सकते हैं, और इस कितने तरीके के धर्म को मानने से पहले, समझने से पहले कि कितने तरीके के धर्म हो सकते हैं, तीन चीजों पे विचार किया गया है। एक तो है सोल, दूसरा है रीबर्थ, और तीसरा है यूनिवर्सल सेल्फ। सोल हमारी प्राइवेट हो गई। यूनिवर्सल सेल्फ वो हो गया जो सोल्स का भी जनरेट करने वाला है। और जो रीबर्थ है, वो क्या है? एक साइकिल है, जो कि बिल्कुल सीधा सा प्रिंसिपल है। हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी जिसको कहते हैं, उसका सीधा सा प्रिंसिपल है, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिसको क्या कहा जाता है? एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयज, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन मटेरियल टू द अदर मटेरियल। एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में एनर्जी केवल जाती रहती है। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीबर्थ। रीबर्थ मैटर के टर्म्स में यही बताया गया है। यहां पे इसी तरीके से समझिएगा कि ट्रांसमाइग्रेशन होता है एनर्जी का। एनर्जी इज सोल और दैट यूनिवर्सल सेल्फ, जिससे वो एनर्जी गवर्न होती है, राइट? वो एनर्जी जो कि ट्रांसफॉर्म हो रही है, दैट एनर्जी इज बीइंग गवर्न बाय यूनिवर्सल सेल्फ, राइट? सो यूनिवर्सल सेल्फ इज द वन विच प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट। एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है उस एनर्जी को, जिसे हम सोल कहते हैं, अपना काम करने के लिए।
सोल मीन्स एनर्जी, चेतना, जो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में माइग्रेट होती है, राइट? भगवत गीता में भी जो बात बताई गई है, एक छोटा सा श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, ये कभी पैदा नहीं होती, ये कभी मरती नहीं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन कर लेती है, एक चीज को छोड़ करके दूसरे चीज से ट्यून हो जाती है। कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ये आत्मा का गुण है। वही एनर्जी, वही जो सोल की बात हो रही है यहाँ पे, रीबर्थ की बात हो रही है, ये उसी प्रोसेस की बात हो रही है जहां पे सोल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जाती है। एग्जैक्टली सोल कन्वर्ट नहीं होती है। सोल के अलावा एक चीज होती है जो कि हमारे पूरे के पूरे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है, वो सूक्ष्म शरीर जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा का जन्म होता है, दैट दैट कंटेन्स द एनर्जी, जो कि एनर्जी किसी मैटर में कन्वर्ट होने के लिए विवश करती है चीजों को। जो सोल है उसको कई, जैसे हिंदू धर्म में या दूसरे धर्मों में हर जगह पे यही माना जाता है कि वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होती, उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अप्रभावित रहती है। वो ऐसे है जैसे किसी आ, मशीन में कोई बैटरी पड़ी हो, बैटरी अप्रभावित रहती है। मशीन की मशीनरी ये तय करती है कि ये मशीन बिहेव क्या करेगी, लेकिन सेल को उससे कोई लेना देना नहीं होता, राइट? लेकिन जब ये मशीनरी अपना काम करती है तो सेल क्या होता है, खर्च होता है। लेकिन जो सोल है वो कभी खर्च नहीं होती, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमेशा बनी रहती है। खत्म क्या होता है, ये मैटर बाहर का जो मशीन है वो खत्म होती है, और जब ये सेल बचा रह जाता है, आप ऐसा आत्मा को, सोल को एक ऐसा सेल समझिए जो कि मैटर के खत्म हो जाने तक, उसके बाद भी, उसके पहले भी खत्म नहीं होता। वो सेल हमेशा है, हमेशा रहेगा। जब ये मैटर किसी काम का नहीं रह जाएगा, ये मशीन किसी काम की नहीं रह जाएगी, तो सेम सेल दूसरी मशीन में डाल देंगे। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल इज, राइट? ये इस तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। बाकी जगहों पे केवल कनेक्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। ये जो चीज मैंने आपको बताई, ये इस चैप्टर में राइटर ने नहीं लिखी है, ये केवल मैं अपनी तरफ से, सो दैट मैं आपको समझाते समय चीजों को कनेक्ट कर पाऊं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। इस बुक का पर्पस केवल और केवल आपको एक फूड फॉर थॉट देना है, सो दैट आप उन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ सोच सकें, अपने आप को एक फूड फॉर थॉट ऐसा दे सकें जहां पर आपके मन में, आपके विचारों में ये समग्रता आए कि हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, जहां पर आपको ये विचार हो कि दूसरे का विचार भी एक विचार है, हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए, रेदर देन कि इसका विचार सही है गलत है। हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि इसमें से कौन सी ऐसी थॉट को निकाला जा सकता है जो हमें समग्रता की ओर ले चले, इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्टिव की तरफ ले चले, जो कि पूरी मानवता का एक ऑब्जेक्टिव माना जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बहुत सी चीजें मैंने आपको बातों बातों में ही बता दी हैं आज के इस वीडियो की, लेकिन वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। माइंड टेक्स इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। शुरुआत यहां से हुई है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनपुट्स लेता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे मैं अगर कहीं पैदा हुआ हूं तो मेरा एक घर है, मेरे घर में एक धर्म को फॉलो किया जाता है, एक पूजा पद्धति को फॉलो की जाती है, और उसके अलावा किसी दूसरे के घर में दूसरी पूजा पद्धति को फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ कुछ और है, दूसरे के यहाँ कुछ और है। मेरे यहाँ लोग आस्तिक हैं, मेरे दोस्त के यहाँ सारे नास्तिक हैं, मेरा दोस्त भी नास्तिक है, कुछ इस तरीके के। या मेरे आसपास जो लोग हैं वो मुझसे अलग विचार रखते हैं, धर्म को लेकर के उनके अलग थॉट्स हैं। ये जो थॉट्स हैं, ये जो विचार हैं, जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो ट्रांजैक्शन होती है हमारी। उस ट्रांजैक्शन से हमें सुख और दुख पैदा होते हैं। सुख तब पैदा होते हैं जब कोई हमारी पूजा पद्धति को स्वीकार कर लेता है, जब कोई हमारी पद्धति को स्वीकार करके उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, ये बात सही है, आप सही बता रहे हैं। और जब कोई दूसरा नहीं मानता या दूसरा अपनी बात हम पर थोपता है तो दुख पैदा होता है। हमें लगता है कि क्यों हम अपनी बात समझा नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो हमारी आइडेंटिटी होती है। और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो आज की डेट में चल रही है, वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में पहुंच गई है। इसीलिए इस डायरेक्शन में पहुंच गई है क्योंकि हम सब अब सोल को खोजने लगे हैं, हम धर्म का सही अर्थ जानने का प्रयास करने लगे हैं। इसीलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आज के समय में इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ रही है। और जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किसी भी समाज में चलने लगे तो आप ये समझ जाइए कि वो समाज अब जो है सत्य की ओर, एक विनाश के रास्ते से होता हुआ आगे निकलेगा, सत्य तक पहुंचेगा, लेकिन ये आखिरी चरण है जहां पर वो विनाश को प्राप्त होगा, या बहुत बड़े स्तर का विनाश देखने के बाद ही वो एक जो वास्तविक सत्य है उस सत्य के बोध को कर पाएगा। क्योंकि जो सत्य है उसे जानने के लिए असत्य, और जो सत्य नहीं है, जो कि आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता, मानवता का कल्याण नहीं कर सकता, उसको अपनी आंखों के सामने ध्वस्त होते देखना, भले ही वो हमें कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उसको ध्वस्त होते देखना हमारी मजबूरी है। और ये मजबूरी हमारी है, लेकिन जो जिस तरीके से, जिन रूल्स के जरिए ये यूनिवर्स चल रहा है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उनको बीट नहीं कर सकते, वो अपना काम करेंगे। इसीलिए जो भी चीजें हमारे हाथों हो रही हैं, हमारे नेताओं के हाथों हो रही हैं, हमारे लोगों के हाथों हो रही हैं, दैट इज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, राइट? ये बातें इसमें नहीं लिखी हैं बुक में, ये अपनी तरफ से अपने थॉट्स में आपको जोड़ करके बता रहा हूं।
राइट। इस बुक में जो बातें लिखी हैं वो केवल पॉइंट्स के रूप में मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं आपको। तो यहाँ पर चार बातें उन्होंने बताई हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पिलर्स हैं जिसकी वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा इम्पैक्ट होता है। आज हम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। हाउ, वाई एंड व्हेन क्रिएट्स द सिचुएशन फॉर सर्च ऑफ अ राइट रिलीजन टू फॉलो। हमारे मन में जब हाउ यानी कैसे, वाई क्यों, और कब, जब इस तरह की बातें हमारे मन में उठती हैं, तब हमारा मन एक धर्म की खोज में निकलता है। एक सही धर्म की खोज में कौन सा धर्म सही है इसके बारे में पता करना शुरू करता है। डजंट मैटर कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप अपने भी धर्म पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। आप अपने भी धर्म पर क्वेश्चन करते हो, एंड दैट क्रेविंग, दैट क्वेश्चनिंग ब्रिंग्स यू टू द राइट पाथ। जब आप क्वेश्चन करते हो तभी आप सही पाथ पर आते हो। जब आपको आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं तब आप सही तरीके से एनालाइज कर पाते हो। राइट। इसलिए हाउ, व्हेन एंड व्हाई ये क्वेश्चंस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि तर्क, भले ही ये कहा जाए कि जो बोध है, जो ईश्वर है, वो तर्क का विषय नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत तर्क से ही होती है। तर्क सहायक होते हैं, इसलिए तर्क की सहायता या तर्क की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता, ये बहुत उपयोगी है। तर्क के साथ ही चलना चाहिए। तर्क के साथ जब आप चलते हो, तर्क वो बीज है, जब वो खुद को फाड़ कर बाहर आता है तब जो पौधा बाहर आता है उसे विश्वास कहते हैं। लेकिन उससे पहले तर्क के इस बीज का फटना जरूरी है, इसका जमीन में बोया जाना जरूरी है, इसलिए तर्क का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। ठीक है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा था तर्क करो। उन्हें पता था कि शुरुआत तो यहीं से होगी, लेकिन आज की डेट में लोग क्या है, उस कहते हैं उसी तर्क पे अटके रहो। राइट। वो एक अलग विचार है, लेकिन बात यह है कि तर्क पे अटके नहीं रहना है, तर्क से आगे निकल करके उस रियलाइजेशन को हमें लेना होता है जो सेल्फ का रियलाइजेशन कराती है, जो इन प्रश्नों को प्रकट करती है। यूनिवर्सल सेल्फ की बात की गई है, रिवर्थ की बात की गई है, सोल की बात की गई है, तो वो हमारे अनुभव के विषय तो है नहीं जो इस इन हाथों से, इन इंद्रियों से देखे जा सके। तो जो अनुभव के विषय नहीं है, उन अनुभव में ना आने वाले विषयों के बारे में जब आप बात करना शुरू करते हैं, तब शुरुआत होती है रिलीजन की, लेकिन उससे पहले तर्क होता है। ठीक है। रिलीजन प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम टू सॉल्व अवर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। हमारा जो धर्म है वो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं, उसके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए रिलीजन काम में आता है। ठीक है। जैसे कोई अगर सिख है या कोई अगर ईसाई है, तो वो अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इस बात को जानता है कि हमारे मन का शांत रहना, हमारे भीतर सेवा भाव का होना, हमारे भीतर धैर्य का होना बहुत जरूरी है। ये हर धर्म की बेसिक नीड है। ठीक है। धैर्य होना, पेशेंस होना, ठीक है, सत्य बोलना, अपने आप को शांत रखना, ये सब हर धर्म की जरूरतें हैं जो हर इंसान को बताई जाती हैं। उनके हिसाब से जब इंसान अपने काम करता है, जब आगे बढ़ता है, तब उसे समझ में आता है कि वो बेहतर तरीके से निर्णय ले सकता है। सबसे मुख्य काम हमारे जीवन में जो होता है वो होता है निर्णय लेना। और निर्णय लेने के लिए एक जो बैलेंस्ड माइंड है, शांत मन है, उसका होना बहुत जरूरी है। उसी शांत मन के लिए ही कुछ क्रिया विधियां, जो मॉडस ऑपरेंडीज हैं, अलग अलग तरीके से अपने मन को स्थिर रखने की, वो बताई जाती हैं, जिसमें दान भी शामिल है, जिसमें निस्वार्थ सेवा शामिल है, जिसमें जैसे गुरुद्वारे में जो सिख भाई हैं वो जाते हैं और वहां जाकर के चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कोई भी हो, वहां जाकर के वो जूते पॉलिश करना, दूसरों की झूठी थालियां धोना, ताकि मन में अहंकार का लेश मात्र न रहे, अहंकार को नष्ट करना, अपने मन को स्थिर करना, अपने मन में किसी तरह का अहंकार ना आने देना, अन्न का सम्मान करना, एक भी दाना आपको थाली में छोड़ना नहीं है अगर आप गुरुद्वारे में खाना खा रहे हैं। ये सारे विचार, ये सारे भाव प्रकृति के प्रति, इस नेचर के प्रति जो हमें पालती है, उसके प्रति सम्मान का भाव दिखाते हैं। इन सारे भावों को जब व्यक्ति अपने भीतर पैदा कर लेता है, तब उसे वास्तविक रूप में निर्णय लेने में आसानी होती है। उसके अंदर क्षमता आती है, उसके अंदर पुरुषत्व आता है, उसके अंदर एक क्षत्रियत्व जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं पुरुषार्थ, जिसको कहते हैं, वो आता है। ये पुरुषार्थ उसे आगे ले जाता है अपने जीवन के कामों को करने में। अगर कुछ काम ऐसे हैं जो कि अटक जाते हैं, तो वहां पर कई बार तर्क की जरूरत नहीं होती, वहां पर कई बार आपके जुगाड़ काम नहीं आते, वहां पे केवल एक चीज काम आती है, हिम्मत और पुरुषार्थ। वहां पे कोई तर्क काम नहीं आता, सिर्फ हिम्मत कह करके हिम्मत करके कुछ बोलना, कुछ करना पड़ जाता है। वो तभी आती है जब आपका चरित्र या आपका जो ऑरा है वो सही से डेवलप हो, जिसमें पुरुषार्थ भी हो, जिसमें धैर्य भी हो। धैर्य के बिना पुरुषार्थ किसी काम का नहीं है। धैर्य के बिना पुरुषार्थ एक ऐसी ऊर्जा है जिसको कोई दिशा नहीं मिली है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी कोई दिशा नहीं है, जिस एक ऐसा गोला है जो हो सकता है आपके ऊपर ही गिरे, क्योंकि जिस गोले को दिशा नहीं दी गई है वो दुश्मन के बजाय आपके ऊपर भी फट सकता है। तो ये बिना धैर्य का पुरुषार्थ इस तरह की समस्याएं क्रिएट करता है। ठीक है। तो रिलीजन, जो भी रिलीजन होता है जो आपके भीतर धैर्य और बाकी चीजों को पैदा कर रहा है, वो एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है टू सॉल्व योर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स।
ठीक है, साइंस इज ऑल्सो रिलीजन। यहां पर जो बात मैं कर रहा था, साइंस भी एक रिलीजन है जो कि इस बात का आंसर करता है कि कोई चीज कैसे होती है, कैसे का आंसर देने का काम साइंस करता है। लेकिन कारण के कारण क्या है, किसी घटना के पीछे जो कारण है, उस कारण का कारण क्या है, ये कोई नहीं जानता। जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है, जब हम पैदा होते हैं उससे पहले हमारा शरीर का जो प्रोटीन हमारी मदर के बॉडी में बनना शुरू होता है, वो प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन के फॉर्म में ही हमारी बॉडी बनना शुरू करती है, प्रोटीन बनना शुरू करती है। ठीक है, ये प्रोटीन कैसे बनती है? अमीनो एसिड से बनती है, साइंटिफिक लैंग्वेज है। अमीनो एसिड के लिए जरूरी क्या चीज है? आपके जो प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरी चीजें हैं वो क्या है? आरएनए है। आरएनए कितने तरीके का है? दो तरीके का, एम आरएनए जिसको मैसेजिंग आरएनए कहते हैं, और टी आरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। जो मैसेजिंग आरएनए है उसके पास एक तरीके का मैनुअल होता है कि हाउ टू क्रिएट द आरएनए, लेकिन जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसके पास रॉ मटेरियल होता है। तो आपके पास रॉ मटेरियल है और आपके पास मैनुअल है। टीआरएनए के पास जो है रॉ मटेरियल है, और एमआरएनए के पास क्या है? आपके इंस्ट्रक्शंस हैं कि हाउ टू क्रिएट इट। ठीक है, हाउ टू असेंबल इट। तो असेंबल करने का काम फिर ये आरएनए कर देता है विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए और टीआरएनए, और उसके बाद ये बॉडी सामने आती है। बट वो एमआरएनए और टीआरएनए इस नेचर में किसने डाला? उस नेचर में जो कारण था प्रोटीन के बनने का वो तो पता लग गया, लेकिन उस कारण का कारण क्या है वो हमें नहीं पता। राइट, वो साइंस उसका आंसर नहीं दे पा रहा कि ये कहां से डाल दिया गया, कौन सी चीज ने आरएनए को बना दिया। आरएनए है, डीएनए है नेचर में ही, कुछ जो है एंजाइम्स के फॉर्म में, लेकिन उनका उनका जनक कौन है? व्हाट इज द हु इज द कॉज ऑफ दिस कॉज? वो साइंस नहीं पता कर सकता। लेकिन साइंस जहां तक जाता है, जहां तक लोगों का विश्वास है कि हम इतना ही जानना चाहते हैं कि हाउ द थिंग्स वर्क, और हम इसी को समझते हैं कि यही संपूर्ण है, तो ये भी एक धर्म है। उनका विश्वास हाउ तक ही सीमित है। वो नास्तिक जो लोग होते हैं वो हाउ तक ही सीमित रहते हैं। नास्तिकता बुरी चीज नहीं है, नास्तिकता ही आस्तिकता के बीज बोता है। क्योंकि प्रश्न सबसे ज्यादा नास्तिक ही करता है। अगर उसके प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही जगह पर जाकर रुकेंगे। ठीक है, क्योंकि नास्तिक के प्रश्न बहुत ही नेसेंट होते हैं, बहुत ही नेसेंट स्टेज में होते हैं। उसको बताना पड़ता है कि नहीं ये ऐसे नहीं समझा जाता, पहले उसको बताना पड़ता है कि ऐसे नहीं समझा जाता। जब वो कहता है नहीं मुझे समझना ही नहीं है, तुम बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हो कि ऐसे समझा जाता है, राइट? तो आप किसी को समझा नहीं सकते। बट द थिंग इज कि नास्तिक हो या आस्तिक हो, द थिंग इज कि आपका प्रश्न करना, आपका सोचना, इस तरीके से सोचना, इस चीज को जानना कि देयर इज अ रिलीजन ऑलवेज एसोसिएटेड विद एवरीवन, और उसको उस रिलीजन को फॉलो करते करते ही उसके जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर उसे मिलने शुरू हो जाएंगे। कहीं पर तो अटकोगे, जब अटकोगे तो उससे आगे सोचोगे। लेकिन ये तुम्हारी यात्रा है, इस यात्रा में कोई तुम्हारा सहयोगी हो सकता है, लेकिन तुम्हें पार नहीं लगा सकता। पार तुम्हें खुद होना है, उस ऑब्जेक्टिव को खुद खोजना है। ठीक है, हाउ एंड वाई वी केम हियर, किस तरीके से और क्यों हम यहाँ आए हैं। वेयर वी विल गो फ्रॉम हियर, ईटीसी आर सर्च इन रिलीजन। रिलीजन में ये सारी बातों के आंसर खोजने की कोशिश की जाती है। नाउ लेट अस सी इनके कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। तीन हमारे पास हैं, रीबर्थ, सोल एंड यूनिवर्सल सेल्फ, जिसकी हम बात कर रहे थे धर्म के विषय में। और यहाँ पर ये पूरी की पूरी मैंने एक टेबल बना दी है। इस टेबल को अगर आप देखें तो इसमें हर केस को लेकर के एक समरी मैंने कमेंट्स में डाल दी है। आप चाहें तो इसका फोटो सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो स्टेट नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट को अपने पास रख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो 8 कॉम्बिनेशंस आपको मिल रहे हैं, 2⁻³ तीन है, और 2⁻³ आपने कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा होगा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो 2⁻³ यहाँ पर आपके टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। यस नो यस, यस यस नो जो भी होते हैं, उनको लेकर के ये बनते हैं। और उसके आपने बाइनरी लैंग्वेज तो पढ़ी होगी ना, बाइनरी नंबर जो होते हैं, अगर वहां पर 3 डिजिट्स ली जाएं, जो आपके बाइनरी नंबर में अगर आप 3 डिजिट्स की लें, तो कुल मिलाकर के 2⁻³ 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल बनते हैं। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो रीबर्थ जब हो, सोल भी हो और यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता हो, तो क्या होगा? तो उस केस में आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद होनी चाहिए। यूनिवर्सल जहां पे क्या होगा, यूनिवर्सल सेल्फ क्या होगा? यूनिवर्सल सेल्फ प्रोवाइड करता है फेवरेबल सिचुएशंस को या अनफेवरेबल सिचुएशंस को, कंडीशंस को, ठीक है, जिससे कि ट्रांस माइग्रेशन हो सके। किसका? सोल का, एक जगह से दूसरी जगह, एक मैटर से दूसरी मैटर में। तो यूनिवर्सल सेल्फ वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे सोल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांस माइग्रेट हो सके, यानी कि मैटर रीबर्थ हो सके, मैटर एक मैटर से दूसरे मैटर में आप कन्वर्ट हो सको। दूसरा है रीबर्थ हो, सोल भी हो लेकिन यूनिवर्सल सेल्फ ना हो, तो इस केस में क्या होगा? सोल सबसे ऊंची बन जाएगी। ये कुछ भी कर सकती है और अपने आप को लिबरेट भी कर सकती है। जैसे ऊपर वाले में क्या था, यूनिवर्सल सेल्फ को आपकी मदद करता था लिबरेट होने में, लेकिन यहां पर सेल्फ जो सोल है वो ही लिबरेट करने में आपको मदद करती है। उसके बाद आता है रीबर्थ है और सोल नहीं है और यूनिवर्सल सेल्फ है। इस केस में क्या होगा कि कुछ ना कुछ, अगर सोल नहीं है तो होगा क्या
कि कुछ ना कुछ मेमोरी, कुछ ना कुछ इन्फ्लक्सेस जो एक बॉडी में थे, एक मैटर में थे, वो दूसरे मैटर में जाएंगे, लेकिन रियलिटी में नहीं। जैसे मैंने इस बर्थ में क्या किया, इस मैटर के भीतर रह करके, इस बॉडी के भीतर रहकर क्या किया, एग्जैक्टली नहीं जाएगा कि मैंने क्या बोला था, क्या नहीं किया था। मेरी प्रवृत्तियां, मेरी टेंडेंसीज, जो मेरी मूल प्रवृत्ति है, वॉट एवर माई फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। राइट? ये जाएगी, इस जाने की बात हो रही है। ओनली यूनिवर्सल सेल्फ एग्जिस्ट एंड इट्स अ रियल एंटिटी। केवल और केवल यूनिवर्सल सेल्फ एग्जिस्ट करता है और यही वास्तविकता है, यही रियल एंटिटी है। इसके बारे में यहां पर बताया गया है कि अगर हम ऐसा मानते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेल्फ को सुप्रीम मानना पड़ेगा। और रीबर्थ का मतलब सिर्फ ये होगा कि मैटर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, यूनिवर्सल सेल्फ ही इसको कन्वर्ट करता है, और एक जगह से दूसरी जगह पे केवल और केवल प्रवृत्तियां थोड़ी बहुत इन्फ्लक्स होकर के पहुंच जाती हैं, पहुंचा दी जाती हैं इस यूनिवर्सल सेल्फ के द्वारा। तीनों चीजें ना हो तो क्या होगा? कोई मैटर नहीं होगा, कोई कॉन्सियसनेस नहीं होगी। कॉज ऑफ थिंग्स कैन बी नोन बट नॉट द कॉज ऑफ कॉज। चीजों का कारण जाना जा सकता है जो हमें दिखती हैं, लेकिन कॉज ऑफ कॉज जो अभी मैंने डिस्कस किया वो जाना नहीं जा सकता। ठीक है? ये चीज है, वो किसी भी कंडीशन में नहीं जाना जा सकता। ये तीन के केस में प्योरली ये चीज ट्रू हो जाती है कि इस केस में तो जाना ही नहीं जा सकता, एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन इस चीज को भी मानने वाले लोग हैं, तो ये भी एक धर्म है। इस तरह की विचारधारा, इस तरह की मान्यता को मानने वाले लोग भी हैं, वो भी एक धर्म है। ये भी एक धर्म है, ये भी एक धर्म है। तो कुल मिलाकर के 8 तरह के धर्म पॉसिबल हैं एज पर द राइटर, और दिस मेक सेंस एज वेल। मैं भी इस चीज को समझ सकता हूं कि हाँ, अगर इतने कॉम्बिनेशंस को देखें, केवल इतनी ही चीजों को देखें, तो हमारे पास क्या है कि इतने तरीके के धर्म एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है? और यही क्या होंगे, ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को बनाएंगे। अब आते हैं पांचवी कंडीशन पे। रीबर्थ नहीं है, सोल नहीं है, केवल यूनिवर्सल सेल्फ है। अगर यूनिवर्सल सेल्फ है केवल, तो जो कुछ हमें क्या दिख रहा है वो क्या है? इन दैट केस इट्स ऑल एन इल्यूजन। और जो यूनिवर्सल सेल्फ है या जो सुप्रीम सेल्फ है, उसी का ये ड्रीम है। इस ड्रीम में ही सब कुछ चल रहा है। मैं भी उस ड्रीम में हूं, आप भी उस ड्रीम में हैं, हम उस ड्रीम के किरदार हैं। दैट इज द ओनली थिंग, जस्ट अ ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ। अब आता है रिबर्थ नहीं है, सोल है, यूनिवर्सल सेल्फ भी है। ठीक है? रीबर्थ नहीं है, सोल है, और यूनिवर्सल सेल्फ भी है। तो इस केस में ऑल सोल स्लीपिंग, जितनी भी सोल्स हैं वो स्लीप करती रहती हैं, सोती रहती हैं। और यूनिवर्सल सेल्फ क्या करता है, जब भी कोई नया यूनिवर्स बनता है तो उन सोल्स को पैदा कर देता है, उन सोल्स को क्या कर देता है, एक नई लाइफ दे देता है। और वो सोल्स यानी कि हम खुद सोल्स हो जाते हैं। तो ये भी एक जो आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं मानते, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है? और उसके बाद आता है यस नो नो, विच मीन्स केवल रीबर्थ एग्जिस्ट करता है। इफ रीजन फॉर रीबर्थ निगेटेड, रीबर्थ के लिए दो रीजन दिए गए हैं, सोल और यूनिवर्सल सेल्फ। अगर रीबर्थ का कोई भी रीजन एग्जिस्ट नहीं करता तो रीबर्थ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कोई भी चीज वैनिश नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वर्ल्ड कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसी मान्यता रखने वाले भी लोग हैं कि हाँ, ये विश्व कभी समाप्त नहीं होगा, ये प्रलय प्रलय ये सब नहीं मानते। ये सारी चीजें कोई नहीं मानता। इस तरीके की बातें भी मानने वाले लोग हैं कि हम नहीं मानते कि प्रलय जैसी कोई चीज होती है। राइट? वो वर्ल्ड को ऐसे ही मानते हैं कि ऐसे ही था, ऐसे ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही चलेगा, जबकि वो निरंतर चीजों को बदलता हुआ देख रहे होते हैं। वो उनकी मान्यता है। लेकिन हाँ, ये एक विचार है जो मैं बता रहा हूं कि हाँ, ऐसा नहीं है। उनको अगर ध्यान से देखें तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह अलग है। मेरी शक्ल का आदमी शायद ही आपको दूसरा मिले इस पूरी पूरी दुनिया में, आपकी शक्ल का आदमी आपको शायद ही दूसरा मिले। ठीक है? तो वर्ल्ड जो है कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इस विचार के हिसाब से देखा जाए, केवल रीबर्थ अगर हो तो वर्ल्ड कभी खत्म नहीं होना चाहिए। राइट? नो यस नो, विच मीन्स केवल सोल एग्जिस्ट करती है। सोल इज ऑलवेज इन ड्रीम, मतलब जो पहले सुप्रीम सेल्फ कर रहा था, अब उस सोल के बारे में आप सोच लीजिए कि ये केवल और केवल अपने ड्रीम में है, और हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सोल का ड्रीम है। और डेथ एंड जो लाइफ है, बर्थ और डेथ है, जो हमारा जन्म होता है और जो हमारी डेथ होती है, लाइफ एंड डेथ जो हमारी आती है, वो केवल इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। किसकी? सोल की, ड्रीम की। ठीक है? तो ये 8 तरीके की मान्यता रखने वाले धर्म निश्चित रूप से इस संसार में एग्जिस्ट तो करते ही करते हैं। ठीक है? आप इनको खुद सोच के देखिएगा। ये 8 मान्यताएं आपको कहीं ना कहीं हर जगह, आपके दोस्तों में, आपके मानने वालों में, आप जिनसे इत्तेफाक रखते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनके बीच में ये चीजें आपको मिल जाएंगी कि इतने तरीके के धर्म एग्जिस्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की ओर जाने से पहले जिसका विचार हम कर रहे हैं कि कितने तरीके के ऑब्जेक्टिव्स लोगों के हो सकते हैं, क्योंकि आदमी का जो धर्म है, उसकी जो पद्धति है, वो उसकी आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी भी उसके लाइफ के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड। ठीक है? जैसे मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है कि मेरी लाइफ का जो, मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी लाइफ का जो प्रिंसिपल है, वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस देश से बाहर जाकर के, इस देश से पढ़ के, लिख के, इस देश का खाना खा के, अन्न खा के, इस देश से बाहर जाकर के टिक जाना, ये नहीं अच्छा होता। ये मेरी मान्यता है।
गलत है, सही है, वो नहीं मानता मैं, उसको उसका नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि हाँ, बाहर जाकर के टिक जाना चाहिए, अपने देश को छोड़ देना चाहिए, जिस देश में हमने पढ़ा, लिखा, सब कुछ किया। और जब हमारी देने की बारी आई, तो हमने अपने लिए एक बेहतर जीवन देखा और घोंसला छोड़ कर के उड़ गए पक्षियों की तरह घोंसले को पीछे छोड़कर। ये हमें नहीं करना चाहिए, मेरी मान्यता है। दूसरों की मान्यता अलग होगी, तो हर किसी की मान्यता अलग है। उस मान्यता के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स अलग-अलग हो जाते हैं लाइफ के। मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव अलग, लोगों की दूसरों की लाइफ का ऑब्जेक्टिव अलग है, जिन्होंने वहीं पर टिकना तय कर लिया होगा कि भारत से बाहर जाएंगे, जैसे ही बेहतर लाइफ का मौका मिलेगा हम उस मौके को नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए एक अलग ऑब्जेक्टिव होगा उनकी लाइफ का, मेरे लिए एक अलग ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। तो हर किसी की लाइफ का ऑब्जेक्टिव अलग अलग चीजों से डिसाइड होता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इस चैप्टर को, आई प्रॉमिस यू, मैं समाप्त कर दूंगा। और उस वीडियो में हम देखेंगे बाकी की चीजें जो बची हुई हैं। अर्थ, काम और मोक्ष, ये किस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बनाने में लोगों को हेल्प करती हैं, किस तरीके से डिसाइड करती हैं, किस तरीके से डिफाइन करती हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेना चाहूंगा। नमस्ते, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।